हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास, वेलकम टू दिस सेशन। आपका इस सेशन में स्वागत है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 6। ठीक है, तो ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पार्ट 6 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 से क्वेश्चन नंबर 49 तक प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं? हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। कहाँ से कहाँ तक? हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 से क्वेश्चन नंबर 49 तक। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। बट उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्क्लेमर। तो डिस्क्लेमर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की जाने वाली छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल निर्माताओं और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की जाने वाली किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या मुद्दा है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन डिस्कशन में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन डिस्कशन में हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 से, और कहां पर एंड करेंगे? क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 42। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या लिखा हुआ है कि फॉर 1 मोलल, तो मोलैलिटी दे दी आपको 1 मोलल। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन है मतलब सॉल्वेंट वाटर है, ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच वन विल शो द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये कुछ कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं जो कि आपको इजीली विजिबल है कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, और ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है, वो आपका आयनाइज नहीं होता है। और जो बाहर जो आयन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर Cl3, यहाँ पर Cl2.H2O, यहाँ पर Cl2 Cl.2H2O, यहाँ पर .3H2, ये पार्ट आयनाइजेबल होता है। ब्रैकेट वाला पार्ट नॉन आयनाइजेबल होता है, वो आयनाइज नहीं होता, वो ब्रेक डाउन नहीं होता है। चलिए, तो ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इन सभी ऑप्शंस की मोलैलिटी है 1 मोलर। एक्वा सॉल्यूशन इनका बनाया गया, मतलब वाटर में, वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज करके। तो कौन हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इसमें क्या करेगा? शो करेगा। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट मतलब आप यूज कर सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला, और उसकी हेल्प से आपको पता है वेंटो फैक्टर तो यहाँ पे इंक्लूड करना ही होगा क्योंकि मोलैलिटी तो सेम दे रखी है। ठीक है, तो अब हम वेंटो फैक्टर का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो ऑप्शंस आपको चूज करने ए बी सी डी में से, मतलब COH2 होल 6 Cl3, या फिर COH2 होल 5 Cl2.H2, या फिर COH2 होल 4 Cl2 Cl.2H2, या फिर COH2 होल 3 Cl3.3H2। इन चार ऑप्शंस, ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन आपको क्या करना है? चूज करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कितने सेकंड का समय देता हूँ? मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो आई होप आप इन 10 सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी होंगे। तो यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा ऑप्शन डी। कैसे? भाई, एडिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स टू प्योर सॉल्वेंट्स क्या होता है? जब हम सॉल्यूट पार्टिकल मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में, तो क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऑल द कंपाउंड्स आर इन क्वेश्चन आर आयनिक इन नेचर, सो कंसीडर देयर वेंट ऑफ फैक्टर। तो हमें क्या है कंसीडर करते हुए चलना है? वेंट ऑफ फैक्टर। जिसका वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा, उसका डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, तो द वेंट ऑफ फैक्टर टू रीच एट फाइनल कंक्लूजन। क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट? द सॉल्यूशन विद मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट मस्ट हैव मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जितने कम सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, जितने कम सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। द जनरलाइजेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर क्या कहता है? इट मींस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? वेंट ऑफ फैक्टर के। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, उतना ज्यादा वेंट ऑफ फैक्टर, और जितना ज्यादा वेंट ऑफ फैक्टर, जितना ज्यादा वेंट ऑफ फैक्टर, उसी के अकॉर्डिंग आप फ्रीजिंग पॉइंट को डिसाइड करते हैं। भाई, वो कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट जब रहेगा जब मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रहेंगे, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली में सॉल्यूट पार्टिकल्स के इनवर्सली रिलेट कर रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? वेंट ऑफ फैक्टर के। तो हम क्या कह सकते हैं? thus we can say directly solution thus we can say directly solution with maximum freezing point will be the one
इन विच सॉल्यूट विद मिनिमम वेंटो फैक्टर, जिसमें मिनिमम वेंटो फैक्टर की वैल्यू होगी इज प्रेजेंट, ठीक है। जिसमें मिनिमम वेंटो फैक्टर रहेगा उसमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे सॉल्यूट के, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम रहेगा। उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। अगर ऐसा है तो हम वेंटो फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने देखा COH2 होल 6 Cl3, जब इसको देखा तो ये COH2 होल 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव आयंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसका वेंटो फैक्टर क्या आ जाएगा? 1 + 3 4, और इनिशियली कितने 1, तो वेंटो फैक्टर कितना आ गया? 4। सिमिलरली हमने COH2 होल 5 Cl2.H2O का देखा, तो ये ब्रेक डाउन हुआ COH2 होल 5 Cl2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, इसका वेंटो फैक्टर आ गया 2 + 1 3। फिर नेक्स्ट आता है COH2 होल 4 Cl2 Cl.2H2O, तो इसका वेंटो फैक्टर क्या आ जाएगा? आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके आयंस, तो इसका वेंटो फैक्टर आ जाता है 2। एंड फॉर COH2 होल थ्राइस Cl3.3H2O, इसका वेंटो फैक्टर आ जाता है 1, बिकॉज इट डज नॉट शो एनी टाइप ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। हेंस अगर ये आयनाइजेशन ही शो नहीं कर रहा तो सबसे कम वेंटो फैक्टर इसका है। इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, और जितने मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे सॉल्यूशन में, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉल्यूशन विल बी मैक्सिमम। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉल्यूशन विल बी मैक्सिमम, ठीक है। सो COH2 होल थ्राइस Cl3.3H2 have minimum number of particles in the solution because it does not show ionization. It means Ventov factor I is equal to 1, और आप देख सकते हैं इसका 4, इसका 3, इसका 2, इसका 1, सबसे कम वैल्यू जो है I की वो इसी के केस में है। तो COH2 होल थ्राइस Cl3.3H2O, ये क्या होगा? इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉल्यूशन विल बी मैक्सिमम। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉल्यूशन विल बी मैक्सिमम। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? मैं रिपीट कर देता हूं, COH2 होल थ्राइस Cl3.3H2O, इसमें I की वैल्यू है 1, इस वजह से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी मैक्सिमम। मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, COH2 होल थ्राइस Cl3.3H2O, नॉट A, नॉट B, नॉट C, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर मैच कर रहा है वो कर रहा है ऑप्शन डी। चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 43 क्वेश्चन में, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय 0.45 डिग्री सेल्सियस। कितने से डिक्रीज कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट? 0.45 डिग्री सेल्सियस। तो सीधा सीधा यहाँ पे हमें दे दिया डेल्टा TF। डेल्टा TF कितना दे दिया? 0.45। when 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है, तो 0.2 ग्राम सॉल्यूट हो गया और बेंजीन सॉल्वेंट हो गया। इफ एसिटिक एसिड एसोसिएट्स टू फॉर्म ए डाइमर, एसिटिक एसिड जुड़ गया, क्या बना रहा है? टू फॉर्म ए डाइमर इन बेंजीन, परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन विल बी, क्या होगी परसेंटेज एसोसिएशन किसकी? एसिटिक एसिड की। परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन विल बी, और KF दे रखा आपको बेंजीन के लिए, क्या दे रखा? 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं? 64.6%, 80.4%, 74.6%, 94.6%। तो क्वेश्चन नंबर 43 को आपको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड होते समाप्त। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है और डिप्रेशन हो रहा है, मतलब कि 0.45 आपको डेल्टा TF दे दिया, 0.2 ग्राम सॉल्यूट का मास और 20 ग्राम सॉल्वेंट का। तो इसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सीधा सीधा आंसर इसका आ जाएगा KF, जिसमें दे रखा आपको 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो हमने क्या किया, क्योंकि एसिटिक एसिड एसोसिएट हो रहा है बेंजीन में डाइमर में, ठीक है, बेंजीन में डाइमर बना रहा है, तो लेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH इन बेंजीन इज अल्फा। हमने मान लिया कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है? अल्फा। तो आप देखेंगे हमने एक रिएक्शन लिखी 2CH3COOH गिव्स CH3COOH होल ट्वाइस, मतलब इसके 2 मोल जुड़ के इसका 1 मोल बना रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं डाइमर बन रहा है, एसिटिक एसिड जुड़ के क्या बना रहा है? डाइमर। तो अगर इनिशियली इसका 1 मोल है तो अभी तो रिएक्शन हुई नहीं है, तो इसके 0 हुए। अगर मान लेते हैं यहाँ से 1 माइनस अल्फा कम हुआ, यहाँ से क्या कम हुआ? अल्फा, तो ये क्या बना? अल्फा बाय 2, क्योंकि इसके 2 इसका 1 दे रहे हैं, 4 होंगे तो 2 देंगे।
अल्फा कम हुए तो अल्फा बाय 2 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करे एट इक्विलिब्रियम, वो हमने देखे 1 माइनस अल्फा इधर प्लस अल्फा बाय 2। जब हमने माइनस अल्फा में से अल्फा बाय 2 माइनस किया तो क्या आया, माइनस का अल्फा बाय 2। मतलब अगर एक में से आधा माइनस करोगे तो क्या आएगा, हाफ। तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय 2। तो आई की वैल्यू आपकी आ चुकी है कितनी, 1 माइनस अल्फा बाय 2। इनिशियली 1 है तो डिवाइडेड बाय 1, उसका कोई इंपोर्टेंस नहीं है। तो आई जो कि वेंट ऑफ फैक्टर है, जिसकी वैल्यू आपकी आई है कितनी, 1 माइनस अल्फा बाय 2। नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ आप जानते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, और के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और एम क्या है, मोलैलिटी। अब पहले मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। के एफ दे रखा है, डेल्टा टी एफ भी दे रखा है। अब मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हो जाएंगे 0.2 जो कि गिवन मास है, और डिवाइडेड बाय 60 जो कि एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH है ना। तो 2 कार्बन हो गए 24, और 2 ऑक्सीजन हो गए तो 32, और हाइड्रोजन कितने बताइए, CH3COOH। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने आपके 4। तो आप देख सकते हैं 2 कार्बन तो हो गया 24, और 2 ऑक्सीजन तो 32, 6 आया, और 4 हो गए वो। तो आपका टोटल आ जाता है 32 और 24 कितने होते हैं, 56 प्लस 4 60। ठीक है, 60 गिवन मास है मोलर मास इनटू 1000 क्या है ग्राम के लिए, और डिवाइडेड बाय 20 मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2 बाय 60, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 20 ग्राम, और ये 1000 आ गया। इज इक्वल टू जब वैल्यू सॉल्व करते तो आ जाता है 0.166 मोल पर केजी। कितना आ जाता है, 0.166 मोल पर केजी। ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे इसकी वैल्यू 0.166 मोल पर केजी की वैल्यू हम इस इक्वेशन पुट करेंगे जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो डेल्टा टी एफ जो कि दे रखा 0.45 इज इक्वल टू आई जिसकी वैल्यू 1 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू के एफ 5.12 केल्विन केजी पर मोल इंटू 0.166 मतलब मोलैलिटी। हमें अल्फा कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, परसेंटेज डिग्री ऑफ एसोसिएशन और कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा बाय 2 इधर 0.5, और ये दोनों वैल्यूज नीचे चली जाएंगी तो आ जाएगा 5.12 इंटू 0.166। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.527। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बाय 2 आ जाएगा 1 माइनस 0.527, और अल्फा आ जाएगा 0.946। इसको माइनस करने पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया अल्फा 0.946। ठीक है, अगर परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालना है तो 0.946 मल्टीप्लाई विद 100, आपका आंसर आ जाता है 94.6%। कितना आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर 94.6%। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉट ऑप्शन ए, नॉट ऑप्शन बी, नॉट ऑप्शन सी। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43 इज ऑप्शन डी। एकदम से सिंपल और सादा सा और सीधा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, इफ सोडियम सल्फेट इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड। क्या कह रहा है, इफ सोडियम सल्फेट इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू कैटायंस एंड अनायंस इन एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब डेल्टा टीएफ when 0.01 mole of sodium sulfate is dissolved in 1 kilogram of water। तो KF क्या दे रखा आपको, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो क्या कह रहा है, सोडियम सल्फेट को हम मान रहे हैं कि कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया कटायन अनायन में। तो ठीक है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब अल्फा क्या हो गया, 1 के इक्वल। ठीक है, 100%। द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया आपको डेल्टा टीएफ, कब, जब 0.01 मोल, 0.01 मोल भी दे दिए सॉल्यूट के, और किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में। ये तो और भी सीधा सा क्वेश्चन हो गया, सिंपल एकदम, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे सीधा सीधा क्या पूछा हुआ है, डेल्टा टीएफ। तो आपका आंसर आएगा इन चार ऑप्शंस में से कोई, 0.0372 केल्विन, 0.0558 केल्विन, 0.0744 केल्विन, या 0.0186 केल्विन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब।
तो यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। करेक्ट आंसर मैच करेगा ऑप्शन बी। जैसा कि मैंने कहा सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4 गिव्स 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। कंप्लीटली क्या दिखा रहा है? डिसोसिएशन। तो वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 + 1 3 और इनिशियली 1 है तो कितना आ गया? Na2SO4 3। मोलैलिटी क्या हो जाएगी? मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि दे रखे हैं 0.01 मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम कितना? 1 किलोग्राम। तो ये आ जाएगा 0.01 मोल पर केजी। क्या आ गया? 0.01 मोल पर केजी। तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू के एफ इंटू एम। क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ का? आई इंटू के एफ इंटू एम। आई कितना आपका? 3, के एफ कितना? 1.86 और एम कितना? मोलैलिटी 0.01। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.0558 केल्विन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 को जब हमने सॉल्व किया तो करेक्ट ऑप्शन आया ऑप्शन बी, मतलब 0.0558 केल्विन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नॉट ऑप्शन ए, सी एंड डी। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44 इज ऑप्शन बी। चलिए हम आज अब मूव करेंगे हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पर। कह रहा है कंसीडर सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ 0.500 मोलर C2H5OH एक्वस, 0.100 मोलर Mg3PO4 होल ट्वाइस एक्वस और 0.250 मोलर KBr एक्वस एंड 0.125 मोलर Na3PO4 एक्वस एट 25 डिग्री सेल्सियस। So which statement is true about these solutions assuming all salts to be strong electrolytes? मतलब completely dissociated या ionized. So they all have the same osmotic pressure. 0.100 molar 0.100 molar Mg3PO4 whole twice aqueous has the highest osmotic pressure. 0.125 molar Na3PO4 aqueous has the highest osmotic pressure. 0.500 molar C2H5OH aqueous has the highest osmotic pressure. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कितने सेकंड का समय दूंगा? 10 सेकंड का। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। आपको दिए गए 10 सेकंड का समय हो गया समाप्त। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। कैसे भाई? आपसे पूछा होगा विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस सॉल्यूशन, और स्टेटमेंट में सारी बातें ऑस्मोटिक प्रेशर की हो रही हैं। तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर देखा। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। फॉर 0.5 मोलर C2H5OH आई की वैल्यू कितनी? 1, क्योंकि आयनाइजेशन तो होगा नहीं, तो पाई क्या आ जाएगा आपका? I1 C कितना? 0.5 मोलर RT मतलब 0.5 RT। फॉर 0.100 मोलर Mg3PO4 होल ट्वाइस, इसके लिए आप देखेंगे Mg3PO4 होल ट्वाइस, Mg3PO4 होल ट्वाइस क्या दे रहा है आपको? 3Mg2 पॉजिटिव प्लस 2PO4 3 नेगेटिव। तो 3Mg2 पॉजिटिव प्लस 2PO4 3 नेगेटिव। तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 3 + 2 5, 5 डिवाइडेड बाय 1 5 ही रहा। तो पाई क्या हो जाएगा आपका? I C की वैल्यू कितनी? 0.100 RT। तो कितना आ गया आपका? 0.5 RT। पाई की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5 RT फर्स्ट के लिए भी और सेकंड के लिए भी। थर्ड देखते हैं। फॉर 0.25 मोलर केबीआर, ठीक है, 0.25 मोलर केबीआर के लिए क्या हो जाएगा? के पॉजिटिव बी आर नेगेटिव। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। वैल्यू पुट करेंगे पाई इज इक्वल टू आई सी कितना? 0.25 मोलर आर टी, ये भी कितना आ गया? 0.5 आर टी। फॉर 0.125 मोलर Na3PO4, Na3PO4 को ब्रेक डाउन किया तो देखा 3Na पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। अगर 3Na पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव है तो 3 + 1 4। तो 4 पाई की वैल्यू क्या हो गई? I 4 C 0.125 RT। तो कितना आ गया? 0.5 RT। दस दे ऑल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आप देख सकते हैं, आप किसी का भी पाई देख लीजिए, पाई 1 2 3 4 मतलब C2H5OH के लिए या Mg3PO4 होल ट्वाइस के लिए, मैग्नीशियम फॉस्फेट के लिए, या फिर KBr के लिए, या फिर सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 के लिए। आप देख सकते हैं पाई की वैल्यू आ रही है 0.5 RT, मतलब दे ऑल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, नॉट ऑप्शन बी, नॉट सी, नॉट डी। ठीक है,
दे ऑल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप क्वेश्चन नंबर 45 भी आपको एकदम से क्लियर होगा। अब हम मूव करेंगे हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। डायरेक्शन दे रखी है आपको कुछ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन assertion A followed by reason R is given. Choose the correct option. When methyl alcohol is added to water, boiling point of water increases. और when in volatile solute is added to a volatile solvent, हम volatile ऐड कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम नॉन volatile ऐड नहीं कर रहे हैं, volatile ही ऐड कर रहे हैं। Elevation in boiling point is observed. जबकि हमने तो ये पढ़ा है कि when a non volatile solute is added to a solvent, then elevation in boiling point is observed. तो इसके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं कि both assertion reason are true, reason is the correct explanation of A, and both assertion reason are true but reason is not the correct explanation of A. थर्ड है A is true but R is false, और फोर्थ है both A and R are false. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंट मैं आपको दे चुका हूँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसके बारे में बता चुका हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको बताई है। 10 सेकंड का समय देता हूँ, 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो यहां पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। बिल्कुल गलत बात है। जब मिथाइल अल्कोहल एक वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट तो डिक्रीज होगा ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। करेक्ट असर्शन ये होगी। और रीजन क्या होगा, व्हेन ए मोर वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर क्या होगा ऑफ सॉल्वेंट, बताइए, इंक्रीजेस, ज्यादा से ज्यादा वेपर्स बनेंगे ना, क्योंकि वॉलेटाइल ही है दोनों चीजें, ज्यादा ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीजेस। बट फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इट इज वाइस वर्सा। नॉन वॉलेटाइल के केस में क्या होगा, व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए वॉलेटाइल सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, डिक्रीजेस। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल का केस। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। ना तो आपका असर्शन करेक्ट, ना आपका रीजन करेक्ट। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों ए और आर क्या है, गलत है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 46। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन assertion is followed by reason R is given, choose the correct option। कह रहा है molarity of a solution, molarity of a solution in liquid state changes with temperature, और the volume of a solution changes with change in temperature। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, both A and R are true and R is the correct explanation of A। both A and R are true but R is not the correct explanation of A। A is true but R is false, और both A and R are false। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। मोलरिटी की डेफिनेशन आपको बताइए, जिसमें वॉल्यूम की टर्म इंक्लूड होती है, ये मैंने आपको हिंट दी है। तो 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहां पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैंने आपको 10 सेकंड दिए थे वो हो चुके हैं फिनिश। अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और वॉल्यूम जो टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कैसे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस is a function of temperature, जो dependent करती है, which varies with temperature, hence molarity of a solution in a liquid state changes with temperature, hence molarity of solution in liquid state changes with temperature। so correct option is option A। दोनों A और R सही हैं, और R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A की, मतलब R A की सही व्याख्या है। ऑप्शन B C D are wrong, A is correct। चलिए मूव करते हैं हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पर। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन assertion A followed by reason R is given, choose the correct option। भाई osmotic pressure 1 molar glucose, osmotic pressure of 1 molar glucose is less than the 1 molar NaCl aqueous, but vapor pressure of 1 molar glucose is higher than 1 molar NaCl। ठीक है, तो कह रहा है 1 मोलर ग्लूकोज का वेपर प्रेशर ज्यादा है 1 मोलर NaCl से, बट 1 मोलर ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है 1 मोलर NaCl से।
ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रीजन क्या कहना है, बट वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाउएवर जो RLVP होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर में कमी आती है, सॉल्वेंट में हम ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो बताइए क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ऑप्शन है आपके बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। बोथ A एंड R आर ट्रू बट R is not the correct explanation of A। थर्ड कह रहा है A is true, R is false। फोर्थ कह रहा है both A and R are false। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पता है और सारी बातों के बारे में पता है। ठीक है, तो चलिए 10 सेकंड शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। मूव करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज इज लेसर देन 1 मोलर NaCl। बिल्कुल करेक्ट बात है। 1 मोलर जो ग्लूकोज होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा 1 मोलर NaCl का। एक तो आप यहाँ पर देख सकते हैं NaCl दो एक्वस में जाते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा, तो I की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज इज हाइयर देन 1 मोलर NaCl। ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, तो NaCl के और वाटर के बीच में इंटरेक्शंस होंगी और NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, ग्लूकोज नहीं है, इंटरेक्शंस कम वीक होंगी, तो जिस वजह से वेपर ज्यादा बनेंगे, तो वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज ज्यादा होगा। और किससे, 1 मोलर NaCl से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, मतलब ग्लूकोज और NaCl के नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग है, तो डेफिनेटली ऑस्मोटिक प्रेशर अलग होगा। बट वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, जो इंटरेक्शंस पे डिपेंड कर रही है कि कितना अच्छा होल्ड है नीचे, और उसके अकॉर्डिंग ही वेपर्स बनेंगे। जितना वीक इंटरेक्शंस होगी उतने ज्यादा वेपर्स बनेंगे और उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाउएवर RLVP जो रहेगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें, रिलेटिव की बात करें, तो वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ assertion रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जबकि वाइल वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है एवरीवन, आई होप ये क्लियर हुआ। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला सभी को पता है, विद द इंक्लूजन ऑफ वेंटो फैक्टर पाई इक्वल टू ICRT। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉट बी, नॉट सी, नॉट डी। तो दोनों ए और आर सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 48। मूव करेंगे हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन assertion A followed by reason R is given, choose the correct option। इब्लियोस्कोपी और क्रायोस्कोपी दोनों प्रोसेस है। ठीक है, एक होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, एक होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। हिंट दिया मैंने सिर्फ आपको। ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स हाई मॉलिक्यूलर मास के होते हैं, तो हाई मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट लीड्स टू वेरी लो वैल्यू ऑफ डेल्टा TB और डेल्टा TF। चलिए इस क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ABCD। तो आपको चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, वो चूज करना है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सीधा आता है या नहीं आता, इतनी बात होगी इस क्वेश्चन में, ज्यादा बातें नहीं है। तो आपके दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होंगे अब, और उसके बाद हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। आप यहाँ पर देखेंगे द चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन दीज प्रॉपर्टीज, मतलब इब्लियोस्कोपी और क्रायोस्कोपी में जो हम चेंजेस देखते हैं वो वेरी स्मॉल होंगे। एग्जांपल 0.00001 केल्विन फॉर सब्सटेंसेस हैविंग मोलर मास ऑफ द ऑर्डर 10⁻6 ग्राम पर मोल। इतना कम चेंज होगा किसके लिए, जिनका मोलर मास इस ऑर्डर में होता है 10⁻6 ग्राम पर मोल। A little error in measurement of delta TB or delta TF will cause abnormal values of molecular weight। A little error in measurement of delta TB मतलब change in boiling point और delta TF मतलब change in freezing point will cause abnormal values of molecular weight। ठीक है एवरीवन, so high molecular weight solute leads to the low value of delta TF और delta TB। ठीक है, तो correct answer is option A। मतलब both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A। मतलब not B, not C, not D। करेक्ट आंसर इज A। दोनों A और R सही है और R A की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है एवरीवन,
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 42 से लेके क्वेश्चन नंबर 49 तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस। सो इट्स टाइम टू से थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।